हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म वाले। ठीक है, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हम देखते हैं और ये आया हुआ सवाल है अलवर 17 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आपसे हो जाए बिना मेरे कराए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं खुद कराऊँ जिससे मुझे तसल्ली रहे। तो एक्स की पावर 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये सवाल आपको मान लो पेपर में मिल गया। ठीक है, ऊपर सिर्फ लिखा हुआ आएगा सॉल्व। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। अब इस सवाल को देखने के बाद आप कैसे उसको स्टार्ट करोगे, कैसे सोचोगे, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले समीकरण तो क्या है कि सारी एक जैसी लगती हैं। ठीक है, अभी तो आपको क्या है कि हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो लगता है कि हाँ ये तो है 6 चैप्टर का है, ये 5th का है, ये 4th, 3rd, ऐसे आपको अलग अलग कैटेगरी आपने बना ली होगी। ठीक है, लेकिन जब पेपर आएगा और उसमें आपके दिमाग में सारे मेथड्स एक साथ होंगे तो आपको फिर अलग अलग सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जिसने हिंट बनाकर उनको सॉल्व किया होगा कि इस तरह के सवालों को इस तरह में फॉर्म बनेगी और ऐसा ऐसा लगेगा, वो तो कर लेगा। लेकिन जिसने सिर्फ रेगुलरली बस देखा है, डीपली स्टडी जिसमें नहीं करी है, उसके लिए दिक्कत होगी। तो हम देखिए हम कैसे इसमें समझते हैं कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी कि डबल ऑर्डर का है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जितनी भी मेथड है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले तो क्या है कि चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, आपके पास इसके साथ में कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बात आप जानते ही हो। फिर अगर मान लो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई होती, ठीक है, और ये ही डी टू वाई अपॉन स्क्वायर होता। ठीक है, यहाँ पर भी टर्म जो है आपके पास साथ में स्क्वायर होता। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वाली फॉर्म होती तो आप यहाँ पर डी इंटू डी माइनस 1 कर सकते थे, प्लस वो वाली फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, समघात वाली चेक कर सकते हैं कि समघात की है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर इसका डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन एक्स। ठीक है, डिवाइड करके, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स की पावर 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस समीकरण में p q r का मान मिल गया तो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड है हमारे पास, अगर इस तरह टर्म बने कि यहाँ पर 6 दे रखा है और ये टर्म अकेली यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, यानी कि समघात समीकरण नहीं बन रही, तो आप द्वितीय कोटि की कोई समीकरण निकाल के देखो। ठीक है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इस तरह के समीकरण यानी कि एक्स को जेड में बदलने का या फिर नॉर्मल फॉर्म बनाने का। ठीक है, इस तरह की फॉर्म के लिए सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई पी इस तरह के मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आई का मान और किसका मान, तो हम किसको चेंज कर रहे थे, वाई को चेंज किया था हमने ना वी में। इसमें हम चेंज करें एक्स को जेड में, या तो क्या है एक्स जेड में चेंज हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा था वाई वी में चेंज होता है। यहाँ पर था इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म बनती है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि इसमें आई के बाद वैल्यू आप निकालते हो, आर की वैल्यू निकालते हो, एस की निकालते हो, क्योंकि डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आई वी इंटू और इक्वल टू एस। यहाँ पर y की जगह पर क्या आया, v आया ना, जबकि हम यहाँ पर x की जगह पर क्या लेके आ रहे हैं,
जेड लिखा है, ठीक है। तो अब एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर, एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर दिया हुआ समीकरण निम्न रूप में होगा, निम्न रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर? d2 y अपॉन डी स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dx dz प्लस q1 y बराबर r1, ठीक है। p1 बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन dx स्क्वायर प्लस p इंटू डी जेड अपॉन dx। ये तरह जो फॉर्मूले है ना वो आप साथ साथ लिखते रहेंगे बार बार, तो इससे क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन dx का होल स्क्वायर। करने का तरीका वही है, q1 बराबर क्यू अपॉन और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। r1 बराबर r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वही दो तरीके करने के, या तो p1 का मान को 0 के बराबर मान लो, और या फिर q1 के मान को जो है वो q अपॉन जो इसको अचर मान के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम q को अचर मान के सॉल्व करते आए हैं, तो हम फिर इसको अचर मान के सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपको क्या है कि क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं। अब हमें p1 q1 और r1 के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले q1 जो है आपका a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 है, ठीक है। यहाँ पे जो मेनली टर्म है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड कर दी कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया जाए, आपको दिक्कत हो तो ए स्क्वायर लेना है ओनली। ए स्क्वायर आपका पास कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए इसका से इसका कैंसिल यानी कि 1, अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। तो देखिए आप डी जेड अपॉन डी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई तो हो गया 1 से, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 अपॉन पावर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन पावर 6 आएगी। और एक जगह पर गलती कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, जहाँ पर क्यूब की जगह स्क्वायर कर देंगे, कुछ और कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पर एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आप 6 को क्या लिख सकते हो, क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। 3 2 6 तो टर्म बन जाएगी। और कई बार गलती करेंगे तो ओनली एक्स क्यूब लिख देंगे कोई, तो वहाँ पर भी गलती हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, इसमें समाकल करने पर, समाकल करने पर तो जेड का मान क्या आ जाएगा, जेड बराबर डी एक्स निकालने माइनस के 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब का निकालना है हमें, समाकल करना है। तो एक्स की पावर क्यूब ऊपर, तो माइनस के 3 प्लस 1 और माइनस के 3 प्लस 1, ठीक है। तो 2 हो जाएगा माइनस का, वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा माइनस के 2 साथ में आ जाएगा। अब p1 का मान 0 आना चाहिए, ये बात आप जानते हो। तो डी जेड अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर, इसका एक बार और अपकलन करते हैं। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 3 अपॉन एक्स की पावर 4। आप जानते ही हैं कि ऐसी टर्म के लिए अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नीचे वाली टर्म तो ऊपर चली जाती है और नीचे टर्म बढ़ जाती है, चिन्ह आ जाता है माइनस का, ठीक है। प्लस आ रहा है क्या मान, p इंटू पी का मान कितना है हमारे पास 3 अपॉन एक्स, p इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब अपॉन डी जेड अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। तो वैल्यू ऊपर वाली 0 आ रही है, तो 3 अपॉन एक्स की पावर 4, 3 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस और प्लस की वजह से यहाँ पर वैल्यू 0 बन रही है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। p1 का मान जो है वो 0 आना चाहिए, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। और r1 की जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की पावर 8,
ठीक है, 1/x⁶। ठीक है, तो 1/x²। ठीक है, 1/8 अबव 1/6 बराबर। ठीक है, तो P1 Q1 व R1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, P1 Q1 में R1 का मान 2 में रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये d²z/y/d(z²) प्लस a²y बराबर 1/x²। ठीक है, d²y/dz² प्लस a²y बराबर x1/x²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा d² प्लस a² इंटू वाई बराबर -2z, क्योंकि z की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो जब से -1/2x² है ना, और z हमें निकालना है तो ये 2z कर दूंगा ना मैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाए z से 2z, 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी -2z। ठीक है, तो CF निकालना है, तो साइड समीकरण क्या है हमारे पास m² प्लस a² बराबर में 0, देन m² बराबर में -ka² और देन m बराबर प्लस माइनस a/। ठीक है, तो CF जो है आपके पास वो हो जाएगी C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। ठीक है, C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, और हमारे पास हम PI निकालते हैं, तो 1/d² प्लस a² इंटू -k2z। ठीक है, अभी जेड का मान रखा जाएगा, बाद में रख देंगे अभी। तो 1/a² ले लें कॉमन, और 1 प्लस d²/a² का इनवर्स ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा -k2z। ठीक है, ये प्रसार खोलते हैं इसका, तो 1 -d²/a², और आगे खोलने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि आगे तो क्या है कि जेड की वैल्यू पावर 1 है, तो एक बार में ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ही वैसे हो जाएगी, -2z आ जाएगा बस यहाँ पर। ठीक है, तो 1/a² और -2z। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगी 1/, इसका आंसर हो जाएगा 1/a² और -2z। तो y ये जो जाएगा आपका PI, तो y क्या होता है CF प्लस PI, तो C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ -k2z अपॉन a²। C1 cos A अपॉन 2x² के C2 sin a2x² प्लस 1/a²। क्लियर? तो C1 cos A जेड की वैल्यू क्या जाएगी 2x² हो जाएगी। अब शायद वैल्यू जेड का मान रख दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जेड की वैल्यू में ही छोड़ दो मान। ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग किससे की थी x और y से की थी। ठीक है, इसलिए आंसर भी आपको x और y में ही निकालना होगा। क्लियर? x और y में ही आपको आंसर निकालना होगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर उसको ऐसे छोड़ दो। राइट, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ऐसे ही हमारे पास और सवाल भी हम कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आपको इसमें स्टार्ट कराता हूँ। एक्सरसाइज जो है आपकी 6C। ठीक है, उसके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और
2 एग्जाम्पल जो है आप खुद करेंगे क्योंकि ऐसा आ सकता है वो एग्जाम्पल सीधा पेपर में आ जाए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। तो माइनस के cot x dy अपॉन डी एक्स माइनस के y एंड साइन स्क्वायर x बराबर 0। क्लियर? तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के cot x। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुआ पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। q की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन स्क्वायर x, और r की वैल्यू क्या है 0। तो सिंपल ही ले लेते हैं वैल्यू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस q1 बराबर r1। p1 का मान निकालने पहले q1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, q1 क्या है, q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन स्क्वायर x डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में। अब क्या लेना है हमको, कांस्टेंट, माइनस का 1 ले लें। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स, और डी जेड यानी कि जेड बराबर कोस एक्स, किसका, माइनस का। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का आएगा, और डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो p1 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे भी निकाल के देखो, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, और फिर साथ में क्या आ जाएगा, माइनस के p प्लस के p प्लस p का मान कितना है, माइनस के cot x, और डी जेड अपॉन डी एक्स यानी कि साइन एक्स। तो ये होता है कोस में साइन, साइन कट गया, कोस में कोस गया तो 0। ठीक है, इसकी वजह 0 तो आनी ही आनी है, आप चाहे निकाल लो। ठीक है, इसको कोस में साइन कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। तो अब बचा हमारे पास r1, r का मान 0 है तो r1 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस q1 का मान क्या है, -1 आया है, तो समीकरण में रख दो मान, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस के q का मान क्या है, माइनस के y बराबर में 0। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर -1। ठीक है, एम स्क्वायर -1 बराबर 0, देन m बराबर +-1, और सी एफ हो गया आपका c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर z का मान कितना है, साइन एक्स। देखते हैं क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, c1 e की पावर कोस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस के कोस एक्स, प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस के जेड है, और जो पी आई है, और जो पी आई है हमारा, उस पी आई में, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर -1, देन साथ में क्या है, उसका मान पी आई तो क्या है, यहाँ में 0 है, कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो 0 है पी आई, तो y का मान क्या हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस के cos x प्लस c2 e की पावर cos x। ये आपके पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से क्वेश्चन करने हैं आपको एक्सरसाइज के। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हुए हमारे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।